नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, यानी वित्तीय आपातकाल के बारे में। इससे पहले हम राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और 365 है ना, दो आर्टिकल में है ना, आर्टिकल 365 ही है। इन दोनों के बारे में जानकारी ऑलरेडी हम हासिल कर चुके हैं। एक छोटा सा एक टॉपिक अपना और रह गया, वित्तीय आपातकाल वाला। हालांकि ये बड़ा छोटा सा, हालांकि देखिए मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार 10 मार्क्स का शायद, कि वित्तीय आपातकाल के बारे में लिखिए और वित्तीय आपातकाल के क्या प्रावधान है इनके बारे में। तो मेंस में भी देखिए क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में, राष्ट्रपति शासन की चर्चा 356 में। तो इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 360 में। और एक विशेष प्रावधान है जो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दे देता है, जिस प्रकार से 352 356 में करता था राष्ट्रपति। ठीक, और ये कब किया जाता है? जब भारत या इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या जो साख है या ऋण, आप कहेंगे ऋण का मतलब यहाँ पर आप साख है, क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट का एक ही यहाँ पर हिंदी अनुवाद में गलती होगी, ऋण नहीं होगा, क्रेडिट मतलब साख है ना। साख का मतलब आप कहेगी, आप अगर नॉर्मल भाषा में तो उसकी इज्जत है ना। तो साख जो है यहाँ पर खतरे में आ जाती है, वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में आ जाए भारत की या भारत के किसी एक क्षेत्र की, तब ये जो है लागू की जाती है। अब देखिए घोषणा के आधार या कारण जो है वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर कारण में आ जाता है, एक कारण आ जाता है कि राष्ट्रपति जब वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि वित्तीय स्थिरता या जो ऋण खतरा नहीं है, पर साख, जहां भी ऋण है वहां पर साख कर लेना, तो साख जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो वित्तीय स्थिरता या साख, ये दोनों चीजें उनको लगेगी भारत की या भारत के किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता खतरे में आ गई, तो उसको हैंडल करने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 38वें संविधान संशोधन 1975, यहां पर इस वक्त क्या था, देखिए क्या था, आपातकाल, इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा जी की यहां पर सरकार हुआ करती थी, और इंदिरा जी ने कह दी कि वित्तीय आपातकाल जो है वो न्यायिक समीक्षा से परे है। किससे? न्यायिक समीक्षा से परे है। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अगर राष्ट्रपति कोई भी प्रकार की इमरजेंसी घोषित कर दे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मगर आपको तो पता ही होगा 24 अप्रैल 1973 क्या हुआ था उस दिन? इस दिन हुआ था केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। और उस केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था? यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का यहां पर एक सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था। उस सिद्धांत में क्या था कि मूल ढांचा है संविधान का, उसको बदला नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया था कि जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, वो मूलभूत ढांचे का पार्ट है। तो इसको तो फिर देखिए समाप्त होना ही था। इसलिए 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को हटा दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब जो है इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो संसदीय अनुमोदन और अवधि जो थी वो क्या क्या इसमें हुआ करती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रूप से इसकी अवधि देखें तो देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ करता था 352 वाला, उसमें कितना था? 1 महीना। 356 वाले में कितना था? 2 महीना। और 360 वाले में कितना होगा? 2 महीना। कितने? 2 महीने में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन इसका होना चाहिए ही चाहिए। अगर लोकसभा यहां पर भंग हो जाती है तो घोषणा तब तक जारी रहेगी जब तक लोकसभा जो है वो पुनर्गठित हो जाएगी, और पुनर्गठित होकर 30 दिनों के अंदर अंदर इसका अनुमोदन कर दे। क्यों? यहां पर फिर आपको होगा कि ये देखिए 6 महीने तक ही चल सकता है एक बार करने के बाद में। तो 6 महीने वाली सिस्टम यहां पर कैसे आ गई? 6 महीने वाला सिस्टम ऐसा आ जाता है कि देखिए यहां पर लोकसभा भंग होगी, और आपको पता है कि संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार दोनों दो बैठक के बीच में लोकसभा 6 महीने का अंतर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 6 महीने के भीतर भीतर तो अगर भंग भी होगी तो चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 6 महीने यहाँ पर हो जाती है। और 6 महीने के बाद देखिए जैसे ही इसका गठन किया जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है इसकी उद्घोषणा जो है उसको अनुमोदन उसका किया जाना चाहिए। जब इसकी उद्घोषणा जो है
वो अनुमोदित हो जाती है, तब फिर ये आपातकाल अनिश्चित काल के लिए चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए देखिए, पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो भी जो है वो अनिश्चित काल के लिए चलता रहता था, परंतु इसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस अब 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कह दिया गया कि ये 6 महीने तक ही चल पाएगा। अगर एक बार अनुमोदन हो गया तो 6 महीने तक ही चल पाएगा। 6 महीने फिर आगे बढ़ाना तो फिर से अनुमोदन लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से 6 महीने कर करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रपति शासन जो है वो तो लास्ट जो है वो 3 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और 1 वर्ष से आगे बढ़ाना तो क्या कंडीशन थी वो आपको ऑलरेडी पता ही है। नहीं पता है तो जाइए और पिछला लेक्चर आप देखिए, ठीक है। फिर एक बार इसको आपातकाल को अनुमोदन मिल गया, फिर दोबारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, फिर ये अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। और राष्ट्रपति किसी भी समय इसको वापस ले सकते हैं बिना किसी संसदीय अनुमोदन के भी। संसदीय अनुमोदन जो है उसका प्रावधान तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में ही है, उसमें ही किया गया है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें ही संसदीय अनुमोदन का आपातकाल है वो किया गया है कि हर 6 महीने पर आपको लेना पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर 1/10 सदस्य लोकसभा में कह दे कि आप जो है सत्र बुलाओ और सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो भी इसको वापस लिया जा सकता है, मगर इसके मामले में ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं साहब, वित्तीय आपातकाल के फिर प्रभाव क्या होते हैं, कि ऐसे कौन कौन से प्रभाव हो जाते हैं वित्तीय आपातकाल के देश में, ठीक है। तो राज्यों पर नियंत्रण जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय अनुशासन अपनाने के निर्देश दे सकते हैं कि भैया आप जो है वो वित्तीय अनुशासन अपनाओ, ऐसे ही जो है वो खर्चा आप मत करे जाओ, इस चीज में आपको खर्चा कम करना है, इसमें नहीं करना। ये राष्ट्रपति जो है वो आदेश दे सकते हैं कि उनको राज्यों को आदेश दे सकेंगे राष्ट्रपति। फिर राज्यों को वित्तीय निर्णय पर जो है केंद्र का पूरा नियंत्रण हो जाता है कि किसको सैलरी देनी है, किसकी सैलरी में कटौती करनी है, सारे के सारे कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं। जो वित्तीय बिल है वो भी सारे के सारे राज्यों के जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाए, राष्ट्रपति अनुमोदन देंगे तब जाके वो कार्य इसमें होगा। फिर आ जाए वेतन कटौती, तो राष्ट्रपति जो है वो केंद्र के और न्यायपालिका के कर्मचारियों का वेतन जो है वो घटा सकते हैं, उनके भत्ते घटा सकते हैं वित्तीय आपातकाल की सिचुएशन में राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के भी कर सकते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पर जो न्यायाधीश वगैरह हैं उनके भी वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं उनके नहीं किए जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का भी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम सबके कम किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर है वित्तीय स्वायत्तता को भी यहाँ खतरा जो है या आपको कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वित्तीय स्वायत्तता के समक्ष भी, क्योंकि केंद्र जो है वो उसका पूरा का पूरा नियंत्रण हो जाता है राज्यों की वित्तीय स्थिति पर, और इसलिए राज्यों की जो वित्तीय स्थिति होती है वो खतरे में पड़ जाती है कि वो कौन से मद पर कितना खर्च करेंगे, कहाँ नहीं खर्च करेंगे, किस प्रकार से बजट बनाएंगे, कहाँ, ये सब चीज़ें राज्यों की जो है वो केंद्र के हाथों में आ जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब जो है इन आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना भी की गई है। क्या आलोचना की गई है? संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इन प्रावधानों की आलोचना की और ये तर्क दिया कि इससे संघीय ढांचे को नुकसान होगा और केंद्र का अत्यधिक शक्ति जो है वो केंद्रीकरण हो जाएगा, केंद्र कर लेगा। हाँ भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि वित्तीय जो है पूरा का पूरा नियंत्रण किसके हाथों में आ गया, यहाँ पर आ जाता है कि पूरा का पूरा केंद्र के हाथों में, और राज्य जो है वो डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, केंद्र के ऊपर। तो ये तो एक जो अपना संघीय ढांचा है उसके विरोध में हुआ ना, है ना, ये आलोचना है। इसकी आलोचना के तौर पर याद रखना, हालांकि इसका हम जवाब भी दे सकते हैं कि ये तो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम के लिए तो है। फिर एचपी कामत और केटी शाह जो है उन्होंने इन प्रावधानों को सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए भी खतरे के रूप में बताया, क्योंकि राज्यों का अपना राजनीतिक अस्तित्व है और राज्य जो है वो बजट के माध्यम से सामाजिक जो है वो योजनाएं चलाते हैं, आर्थिक लाभ की योजनाएं चलाते हैं। अगर सबका सबके ऊपर नियंत्रण केंद्र का हो गया तो फिर राज्य इन योजनाओं का पालन कैसे कर पाएंगे, इन योजनाओं का संचालन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे आ जाए हम, तो यहाँ पर आता है फिर कि इसके समर्थन में भी तो कोई बातें की गई होगी। तो इसके समर्थन में कहा गया कि जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, उन ऐसे नेताओं ने कहा कि ये जो प्रावधान है वो संविधान की जीवन रेखा बताया इन प्रावधानों को, है ना, कि ये जो प्रावधान है इमरजेंसी के संविधान की जीवन रेखा है। BR अम्बेडकर ने तो इन प्रावधानों को राष्ट्रीय स्थिरता के लिए जरूरी बताया। भाई देखिए, वित्तीय स्थिरता जो है वो खतरे में आ गई है, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कोई हो जो निर्णय ले सके, तो फिर वो काम जो है वो ठीक से डिसाइड किया जा सकता है। मान लीजिए आपके घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आर्थिक स्थिति जो है वो संकट उत्पन्न हो गया, तो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके भैया जो भी हैं, अगर एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है सारे कि कहाँ खर्चा किया जाना चाहिए, कहाँ से नहीं किया जाना चाहिए, कहाँ फिस्कल कंसोलिडेशन हम कर सकते हैं, तो फिर वो डिसीजन यहाँ पर इमरजेंसी में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपको उससे बाहर निकलने में। अगर सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, राज्य को ये सोचेगा नहीं जी हमें मतलब नहीं है, फिजिकल इमरजेंसी आ गई और इससे वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो गई, हम तो अपना खर्च करेंगे, हम तो फ्री में टीवी और ऐसा बांटेंगे कंबल वंबल, हमें मतलब नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर जो है ये वित्तीय स्थिरता जो है वो वापस में नहीं लाई जाएगी। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर हम एक चीज़ और देख ले, तो यहाँ आज तक क्या ऐसे इमरजेंसी कभी लगी है? तो नहीं, आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। कोई भी वित्तीय आपातकाल जो है वो आज तक हमारे यहाँ नहीं लगा है। देखिए आज 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल वो ऑलरेडी लग चुका है। 356 में तो राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है, लगभग हर साल में 2 बार लग चुका है अगर पूरा हम एवरेज निकाल के देखें। परंतु ये वित्तीय आपातकाल जो है वो आज तक कभी नहीं लगा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वित्तीय आपातकाल जो है वो लगा है ना। हालांकि देखिए 1991 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जिसमें हमारे वित्तीय स्थिरता जो है थोड़ी सी खतरे में आ गई थी, परंतु वित्तीय आपातकाल उस टाइम पे नहीं लगाया गया था। और उस टाइम पे वित्त मंत्री जो हुआ करते थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, जिनकी हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई है ना। तो मनमोहन सिंह जी का ये भी एक योगदान था कि उन्होंने वित्तीय स्थिरता से भारत को देखिए निकाला, और किस प्रकार से फिर एलपीजी के सुधार यहाँ पर किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था खुलती है, और फिर उसका लाभ देखिए आप देख ही रहे हैं आज तक। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यहीं समाप्त। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो तो आप अवश्य चैनल को शेयर करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।